जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त आज हम लोग देखेंगे 13 जून का करंट अफेयर्स और मैं डेली करंट अफेयर्स बताता हूँ, ठीक है। तो अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि यह 13 जून 2024 का करंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करंट अफेयर्स के लिए सवाल जवाब यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ अभी वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। कौन हो जाएगा? मोहन चरण मांझी, ठीक है दोस्त। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन चरण मांझी, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा नाम देखिए, यही है मोहन चरण। यह मांझी गलती से टाइपिंग हो गया, इसका पूरा नाम है मोहन चरण सिंह, ठीक है दोस्त। ये थोड़ा जान लेते हैं मोहन चरण सिंह के बारे में। देखिए, मोहन चरण मांझी ने 12 जून 2024 को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ का राज्यपाल है वर्तमान में रघुवर दास ने शपथ दिलाई। यानी ये जो मोहन चरण सिंह अभी वर्तमान में सीएम बना उड़ीसा का, इनको शपथ कौन दिलाया, तो ये भी पूछा जा सकता है। इनको शपथ दिलाया उड़ीसा का राज्यपाल यानी गवर्नर रघुवर दास, ठीक है दोस्त। उसके बाद वहाँ का जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम कौन बने हैं, तो कनन वर्धन सिंह देव, ठीक है। और प्रभाती परिदा। उसके बाद प्रभाती परिदा उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? प्रतिभा फरीदा, ठीक है दोस्त। चलिए आप लोग का आगे भी कुछ बातें हैं उनको जानते हैं कि पहली बार भाजपा बहुमत में उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की। और उड़ीसा में राज्यसभा के सीट जो हैं 147 सीट हैं। कितने सीट है? 147 सीट, ठीक है दोस्त। और जिसमें भाजपा को 78 सीट मिली। कितना? 78 सीट लोकसभा चुनाव इसमें भाजपा के सहयोगी पार्टी को। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी पहली बार भाजपा को 21 सीटों में से 20 सीट मिली। यानी उड़ीसा में जो लोकसभा का 21 सीट है उसमें से 20 सीट भाजपा को मिली थी, ठीक है। उसके बाद तीसरी आदिवासी मुख्यमंत्री अगर पूछ देगा कि उड़ीसा का तीसरी आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के हेमानंद बिस्वाल राज्य के पहले आदिवासी सीएम थे, ठीक है दोस्त। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। बाकी ये सब बेसिक चीज़ें हैं और ये भी थोड़ा जान लें राजनीतिक करियर के बारे में कि मोहन चरण सिंह की राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा जान लें कि मोहन चरण मांझी राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक थे, बाद में सरपंच बने, ठीक है। तो अगर पूछ देगा कि मोहन चरण सिंह राजनीतिक में आने से पहले क्या थे, तो आप ये भी सही उत्तर कर सकते हैं कि वो राजनीतिक में आने से पहले एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। तो चलिए और मैं बता दूं कि उड़ीसा का जो राजधानी भुवनेश्वर है और वहाँ का भाषा जो उड़िया भाषा है, ठीक है दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह कौन सी भी बार राज्य के सीएम बने हैं, ठीक है दोस्त। तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश का चौथी बार क्या बने हैं? सीएम बने हैं। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है दोस्त। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी डीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के जो चौथी बार सीएम बना है उन्होंने अपना पद की शपथ कब ली। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 जून 2024 को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। यानी आंध्र प्रदेश में 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे कौन शपथ लिया, तो ये हो जाएगा चंद्रबाबू नायडू, ठीक है दोस्त। उसके बाद वह चौथी बार राज्य के सीएम बने और वहाँ का भी वर्तमान में राज्यपाल वहाँ का है कौन है? अब्दुल नाज़ीर। कौन है? अब्दुल नाज़ीर। तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न के आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा ये भी जान लें कि आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें थी वो थी कितनी? 175 और इनको डीडीपी को कितनी मिली थी? 175 में से 135 सीट्स बहुमत से जीती। कौन जीती? डीडीपी, ठीक है दोस्त। चलिए थोड़ा बहुत चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक करियर के बारे में जानते हैं। तो इनका वर्ष 1975 में नेशनल यूथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, ठीक है दोस्त। कब हुए थे? 1975 में नेशनल यूथ कांग्रेस में शामिल हुए थे चंद्रबाबू नायडू। उसके बाद 1978 में चंद्रगिरी से पहली बार विधायक बने। कहाँ से?
चंद्रगिरी से पहली बार विधायक बने। उसके बाद 1983 में ससुर एन.टी. रामा राव की तेलुगु देशम पार्टी डीडीपी में शामिल हुए। पूछ देगा कि चंद्रबाबू नायडू कब तेलुगु देशम पार्टी यानी डीडीपी में शामिल हुए थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि 1983 में। उसके बाद 1986 में उन्होंने डीडीपी का महासचिव बना। उसके बाद 1989 में कुप्पम सीट से दूसरी बार जीत हासिल की। ठीक है दोस्त, कहाँ से? कुप्पम से। उसके बाद 1995 में 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बना। अगर पूछ देगा कि चंद्रबाबू नायडू पहली बार मुख्यमंत्री कब बना, तो 1995 में। ठीक है दोस्त, और 1995 में बना, और वो भी 45 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद दूसरी बार उसके बाद उन्होंने दूसरी बार सीएम बना कब? 1999 में। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने बना 2004 और 2009 में हार के बाद। उसके बाद 2014 में तीसरी बार बना उन्होंने। 2004 और 2009 में हार गए थे। उसके बाद 2014 में मुख्यमंत्री बना तीसरी बार। उसके बाद अभी वर्तमान में 2024 में कब बने हैं? 2024 में चौथी बार बना है। कब बना है? चौथी बार। ठीक है दोस्त। उसके बाद और मैं ये बता दूं कि आंध्र प्रदेश की अभी वर्तमान में राजधानी जो है अमरावती है, और यहाँ का भाषा जो है तेलुगु है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी का ऐलान किया। तो ये हो जाएगा दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अमरावती को जो है राज्य की एकमात्र राजधानी का ऐलान किया है। ठीक है दोस्त, और मैं ये बता दूं कि यही है दोस्त, यही है वो चंद्रबाबू नायडू। ये कौन है? चंद्रबाबू नायडू, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू के चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। ठीक है दोस्त। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा, हमारी राजधानी अमरावती ही होगी। ठीक है दोस्त, तो इन्होंने ही कहा था, चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि हमारी राजधानी अमरावती ही होगी। और खाद्य से रिलेटेड ये विशाखापट्टनम राजधानी होगा। मतलब आंध्र प्रदेश का उप राजधानी कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ये विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्त, प्राकृतिक राजधानी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा था कि दरअसल 2024 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। यानी 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो थे एक ही राज्य था। उसके बाद 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, और अलग होकर ये खुद ब खुद अपना एक राज्य बनाया, और इस राज्य की राजधानी जो बनाया है, कहाँ बनाया है? हैदराबाद। कहाँ? तो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है दोस्त, कहाँ बनाया था? हैदराबाद। उसके बाद इसी दौरान तय हुआ, उसके बाद तब हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी घोषित किया गया था। इसी दौरान तय हुआ था कि 10 वर्षों के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी। उसके बाद बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश के पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू बने थे। उसके बाद उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने का विचार रखा। उसके बाद लेकिन चंद्रबाबू नायडू के इस विचार को उस समय झटका लगा जब 2019 में उन्होंने सत्ता खो दी और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाली वाई.एस.आर.सी.पी. ने शानदार जीत हासिल की। उसके बाद रेड्डी ने 3 राजधानी का विचार रखा था। कौन रखा था? रेड्डी ने 3 राजधानी का विचार रखा था। उसके बाद हालांकि अब एक ही राजधानी अमरावती होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एनओसी लेना होता है, क्योंकि अगर कोई भी राज्य का राजधानी आप बनाते हैं तो इसके लिए केंद्र सरकार से आपको एक एनओसी पास करना होता है, जो कि इतना आसान नहीं होता। उस पर बहुत सारे मंत्रियों विचार करते हैं, तब उसके बाद उस मंत्री को विचार करने के बाद जाकर एनओसी पास करता है। ठीक है दोस्त, तो इतना आसान नहीं है राजधानी बना देना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है कि वर्तमान में कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों को भारत लाने और घायलों को सहायता के लिए किस मंत्री की नियुक्त किया। तो मतलब ये अभी वर्तमान में एक हादसा हो गया है, ये 12 जून को, कि कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई। ठीक है दोस्त, और जिसमें अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने
इस हादसे को लेकर कुवैत में एक सहायता के लिए किस मंत्री को मतलब नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, कौन हो जाएगा? कृतिवर्धन सिंह को। किसको भेजा है? कृतिवर्धन सिंह को। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये हादसा कैसे हुआ और इसमें कितने भारतीय घायल हुए हैं और कितने भारतीय की मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो है कृतिवर्धन सिंह है, ये कृतिवर्धन सिंह, और ये है वहाँ का कौन है? गवर्नर है। ठीक है दोस्त, और ये जो है ये भारतीय लेबर यानी जो कुवैत में जो काम कर रहे थे, और ये हैं कृतिवर्धन सिंह। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कृतिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है, कृतिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला, यानी पूछेगा कुवैत में कहाँ मतलब किस शहर में आग लगी थी? तो कुवैत के कहाँ मंगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में 12 जून को, देखिए 12 जून है ना, 12 जून 2024 को आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई। ठीक है, 49 मजदूरों की मौत हो गई, जिसमें से 40 भारतीय थी और उसमें से 9 मजदूर जो थे अलग अलग कंट्री के थे। ठीक है दोस्त, कहाँ के थे? अलग अलग कंट्री के थे। उसके बाद 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में से 40 भारतीय हैं। और घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रिव्यू मीटिंग बुलाई। कौन सी मीटिंग बुलाई? रिव्यू मीटिंग। उसके बाद विदेश मंत्री राज कृतिवर्धन सिंह को कुवैत पहुंचने को कहा। उसके बाद वे आग लगने से घायल हुए लोगों की सहायता की, निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को जल्द वापस लाने के लिए पहुंचे। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा किया। जो जितने भी मजदूर कुवैत में जिनकी मृत्यु हो गई आग लगने की वजह से, उनको 2 लाख राहत कोष के रूप में घोषणा किया है। ठीक है दोस्त, उसके बाद कुवैत में भारतीय राजदूत आदर्श स्वैका ने अस्पताल का दौरा किया है। ठीक है दोस्त, ये जो है कौन है? आदर्श स्वैका, जो अभी वर्तमान में कुवैत का राजदूत है। ठीक है दोस्त, कुवैत में भारतीय राजदूत है। मतलब भारत का जितना भी देश है लगभग जिससे मतलब अच्छा मिलता जुलता व्यापार होता है, वहाँ भारत का राजदूत रहता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद कुवैत में भारतीय, उसके बाद बिल्डिंग में 195 मजदूर रहते थे। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें 195 मजदूर रहते थे और ऑयल रिफाइनरी वर्कर्स का काम करता था। किसका काम करता था? ऑयल रिफाइनरी का काम करते थे। उसके बाद कुवैत में 2/3 आबादी प्रवासी मजदूर ही हैं। मतलब कुवैत में 2/3 यानी 2/3 मजदूर ही रहते हैं, मतलब अलग अलग देश से आके वहाँ मजदूरी करते हैं कुवैत में। ठीक है दोस्त, उसके बाद देश बाहरी मजदूरों पर निर्भर है, खासकर निर्माण और घरेलू क्षेत्र में। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी ही वास करते हैं, मतलब दूसरे देश के लोग ही ज़्यादातर यहाँ कुवैत में रहते हैं। चलिए थोड़ा बहुत कुवैत के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि कुवैत की राजधानी हो गया दोस्त, कुवैत सिटी हो गया, और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का मिशाल अल अहमद अल जबर अल साहब है। ठीक है, और मुद्रा यहाँ का क्या है? कुवैती दिनार है। क्या है दोस्त? कुवैती दिनार। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है। हाँ, तो 5वां नंबर सवाल है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी किस देश को मिली? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को मिली। तो FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यानी 2025 में तो भारत करेगा। कौन सा देश? भारत। चलिए FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्डों ने 11 जून 2024 को भारत को मेज़बान बनाने का फैसला लिया। ठीक है दोस्त, उसके बाद FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप मेज़बान शहर घोषणा अभी नहीं किया है, मतलब भारत किस शहर में होगा यह अभी घोषणा नहीं हुआ। ठीक है दोस्त, उसके बाद कब होगा? तो दिसंबर 2025 में होगा। उसके बाद संस्करण कौन सा है? तो 14वां संस्करण है, और इसमें टीम भाग लेंगी, लगभग 24 टीम इसमें भाग लेंगी। और पिछला संस्करण 13वां 2023 मलेशिया में हुआ था। ठीक है दोस्त, और अभी 14वां 2025 कहाँ होगा? भारत में। कौन सा शहर में होगा इसका भी डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए उसके बाद भारत कितनी बार मेज़बानी बना है? मतलब FIH यानी FI हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप को भारत ने कितनी बार मेज़बानी किया है? तो हो जाएगा भारत इससे पहले 3 बार मेज़बान देश बना है। पहला 2013 में बना है जो कि नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद दूसरा 2016 में बना है जो कि लखनऊ में। उसके बाद 2021 में बना है भुवनेश्वर में। उसके बाद अभी चौथा
2024 भारत में हो रहा है, ठीक है दोस्त। कहाँ बना है? भारत में। होगा मैच कब? 2025 में होगा, दिसंबर 2025 में। चलिए एक नोट में जान लेते हैं कि भारत ने पुरुष जूनियर विश्व कप 2 बार जीता। एक जीता 2001 में और एक जीता कब? एक जीता 2016 में। एक 2001 में और एक 2016 में जीता, ठीक है दोस्त। FIH का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो तैयब इकराम है। कौन है? तैयब इकराम। ये आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। चलिए अगला 6 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। तो 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 2025 में जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार साल भर चलने वाली इस पहल को क्वांटम साइंस और अनुप्रयोग के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर गतिविधियों के माध्यम से बनाया जाएगा। और यह 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने यह जानकारी दी है। कब दी है? 7 जून को, ठीक है दोस्त। कब दी है? 7 जून को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्यों चुना गया? तो वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, ठीक है दोस्त। उसके बाद वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा प्रकाशित उस पेपर को प्रकाशित हुए 1 शताब्दी हो गई जिससे उन्होंने आधुनिक क्वांटम यांत्रिक की नींव रखी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान गए हैं। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में कब? 2024 में समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्त ये हो जाएगा आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 129 हो जाएगा। भारत जो है ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2024 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है? लैंगिक समानता का मतलब होता है दोस्त कि जैसे मतलब किसी देश में जैसे फीमेल यानी वुमेन और मैन दोनों का जो वैल्यू है सेम होता है, दोनों का वैल्यू जो सेम होता है। तो ऐसे स्थिति में भारत कितने नंबर पे है? तो 129वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 129वें नंबर पे, ठीक है दोस्त। मतलब भारत में मतलब ऐसा जैसे अगर जो फर्स्ट देश होगा तो वहाँ जैसे अगर मान के चलो कि महिला को अगर कोई काम कर रही है तो उसको 50,000 सैलरी दिया जा रहा है और मेल भी वही काम कर रहा है तो उसको भी 50,000 ही सैलरी दिया जाएगा। तो इसी को कहा जाता है लैंगिक समानता, ठीक है दोस्त। तो इसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है दोस्त। चलिए आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF ने जून 2024 को जारी किया। कब किया? 2024 को। यह रिपोर्ट बताती है कि देशों में अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता स्थिति कैसी है। यानी वर्ष 2024 में इंडेक्स 146 देशों की स्थिति का आंकलन है। उसके बाद इस इंडेक्स में भारत की लैंगिक समानता के मामले में 129वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 129वीं। उसके बाद 2023 में 127 रैंक थी। 2023 में 127 थी, ठीक है दोस्त। उसके बाद नोट वर्ष, उसके बाद 2009 से 2024 तक आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन रहा? मतलब सबसे पहला स्थान पर कौन रहा? आइसलैंड, ठीक है दोस्त। चलिए जान लेते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन कितने नंबर पे है, टॉप 10 में कौन कौन है। तो सबसे पहले स्थान पे आते हैं आइसलैंड पहला, फिनलैंड दूसरा, नॉर्वे तीसरा, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पे, स्वीडन 5वें पे, निकारागुआ 6ठे पे, जर्मनी 7 पे, नामीबिया 8 पे, आयरलैंड 9 पे, स्पेन 10 पे और इंडिया आ जाएगा 129 पे, ठीक है दोस्त। इसमें से अभी 146 देशों का ही इंडेक्स सबसे निचले स्थान पर सूडान की है। किसकी? सूडान की। और 145वें स्थान पर पाकिस्तान की है। सबसे गया गुजरात पाकिस्तान का है। चलिए उसके बाद थोड़ा ये जान लेते हैं पड़ोसी देशों का हाल क्या है। बांग्लादेश का जो है, बांग्लादेश में जो है 99 रैंक है, चीन का 106 रैंक है, नेपाल का 117 है, श्रीलंका का 122 है, भूटान का 124 है और पाकिस्तान का 145 है, ठीक है दोस्त। इंडेक्स गैप। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकी ये सब उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया गया है दोस्त। चलिए 8 नंबर सवाल पे आते हैं कि 8 मई 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर 1 साल के निचले स्तर पर आकर कितनी रही है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए 4.75% हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और बेसिक जानते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि कुछ रसोई वस्तुओं की कीमतों में मामूली गिरावट के कारण मई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर एक वर्ष के न्यूनतम 4.75% हो गई है। ठीक है तो उसके बाद कितना होगा 4.7। उसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में 4.83% और मई 2023 में कितना था 4.31% था। पिछला निम्नतम थी और अभी वर्तमान में कितना है 4.75। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा का निधन जून 2024 में प्लेन क्रैश में हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, मलावी के उपराष्ट्रपति चिलिमा का निधन 2024 में प्लेन क्रैश में हो गया। चलिए मैं इसका मलबा दिखाता हूँ और इसका जो हादसा कहाँ हुआ है। ठीक है दोस्त, जैसे मैं बता दूँ कि अफ्रीकी देश मालवी उपराष्ट्रपति साउलोस कौन है साउलोस क्लॉस चिलिमा समेत 9 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। कब हुई मौत? तो 10 जून को एक सैन्य विमान सोलोस चिलिमा को लेकर राजधानी लिंगोग्वे के लिए रवाना हुआ था। यह करीब 45 मिनट बाद मुजुजू शहर के एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। कहाँ उतरने वाला था? 45 मिनट के बाद मुजुजू शहर पर एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। उसके बाद 24 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद विमान का मलबा मिला है। उसके बाद चिलिमा को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा था। उसके बाद मलावी का राजधानी लिंगोग्वे है। कहाँ है? लिंगोग्वे। राष्ट्रपति यहाँ का कौन था? लाजारस चकवेरा। उसके बाद मुद्रा यहाँ का क्या है? मलावी क्वाचा। और पड़ोसी देश तंजानिया, नामीबिया और मोजाम्बिक है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 की ओर कि प्रधानमंत्री PM किसान सम्मान निधि योजना 17वीं किस्त मंजूरी दी। इस किस्त में कितनी रकम है? दोस्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 करोड़। ये 20 करोड़ प्रधानमंत्री PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्त, और ये कब दी है? तो ये दिया है दोस्त 13 जून को। कब दिया है? 13 जून को। ठीक है दोस्त, 13 जून 2024 को। चलिए इसके बेसिक और जानते हैं कि PM नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किया। उसके बाद इस बार 9.3 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा और किस्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। और PM किसान निधि क्या है? तो PM किसान निधि दिसंबर 2018 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ावा देना है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसको आम भाषा में प्रधानमंत्री योजना। तो प्रधानमंत्री क्या कहा जाता है दोस्त? तो PM किसान योजना भी कहा जाता है। PM किसान योजना। तो ठीक है दोस्त, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर डेली करंट अफेयर्स इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स से आप लोग को पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।